नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अभी हाल ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा परिणाम घोषित होता है। उसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव सदलपुर के रहने वाले आशीष बिश्नोई का आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया 79 रैंक के साथ में सिलेक्शन होता है। जो अभी आप घर देख रहे हैं, ये एक आईएफएस ऑफिसर का घर हो चला है। तो हम उनके गांव और उनके घर में पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके माता पिता से बातचीत करते हैं कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि अक्सर साथियों हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो हम अभी इनके घर पहुंचे, तो इनके माता पिता है या आशीष बिश्नोई से बातचीत करेंगे। कभी सुबह उठकर अगर आप सैर पर ना जा पाएं, कोई बात नहीं। अगर सुबह कभी सही से नाश्ता ना कर पाएं, कोई बात नहीं। अगर कभी ऑफिस में कुछ बाहर का खा लिया तो कोई बात नहीं। अगर मौसम बदलने पर कुछ गर्म या ठंडा खा लिया तो कोई बात नहीं। अगर मंथली पीरियड्स में कहीं जाना है तो जाओ, उसके लिए सोचने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास है आर पल्स का इम्यूनिटी बूस्टर जूस, तो इम्यूनिटी के बारे में सोचने की कोई बात नहीं, क्योंकि आर पल्स है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर जूस, जो आपके और आपके दिल और लिवर का रखे ख्याल, साथ ही आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करे। तो आर पल्स के साथ कोई बात नहीं। आर पल्स, हेल्दी दिन की शुरुआत आर पल्स के साथ। तो जो ये मेरे बगल में बैठे हैं, ये आशीष बिश्नोई के पिता है, श्री हंसराज जी बिश्नोई। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनके बेटे ने जो 79 ऑल इंडिया रैंक हासिल करके आईएफएस में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर इनका क्या कुछ कहना है और इनको कितनी उन पर मेहनत करनी पड़ी है या कितना उनको समय देना पड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे का आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है इतनी अच्छी रैंक के साथ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आशीष का जो आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपको उस आशीष पर कितनी मेहनत करनी पड़ी है? देखिए, आशीष पर मेहनत की है आशीष के गुरुजनों ने, और घर में एक एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट किया गया है। और हम ये जो सक्सेस है आशीष की, पूर्ण रूप से उनके जो भी गुरुजन हैं उनको समर्पित करते हैं। ये गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की मेहनत और उनका जो गुरुओं का इनके प्रति डेडिकेशन थी, और इस सफलता में हम विशेष रूप से भारत विकास परिषद, जो भारत को जानो प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित करवाई जाती है, हम भारत विकास परिषद का भी इसमें बहुत अहम योगदान है। सर, आशीष स्टार्टिंग से ही, अगर मैं कहूँ, इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, या अभी जो उनके अगर मैं बात करूँ 10th के या +2 के बाद में उनमें ये चीज़ आई है? आशीष 7th के बाद इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया था। 7th के अंदर एक क्विज़ में इसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से इसका काफ़ी परिवर्तन हो गया। और वैसे ये जो भी काम करता है ये पूर्ण डेडिकेशन के साथ करता है। बात कीजिए तो आप क्या काम करते हैं जिससे आपका घर का भी खर्च भी चलता है, आशीष की पढ़ाई भी होती है, बाकी आपके घर में और भी काम काज होंगे? मैं वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ABRC की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं? क्योंकि आशीष के, जिस प्रकार आशीष ने जो किया है, वो बाकी और भी बच्चे हो सकता है उन्होंने किया हो, तो उनके बारे में? देखिए, हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे ब्रदर पहले मार्केट कमेटी में जॉब में कार्यरत थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बड़ा सियाराम, जो कि BRO में JE के पद पर कार्यरत हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वां बेटियां पूनम और पुष्पा, जो वर्तमान में JNU में मास्टर कर रही है। ये थे आशीष के पिता थे, जिस प्रकार उन्होंने आशीष के बारे में बताया कि आशीष 7th है, तो 7th वो स्टार्टिंग ही होता है, क्योंकि बच्चे का अगर उससे पीछे जाए तो बिल्कुल बेस हो जाता है। 7th के बाद में आशीष में बहुत ज़्यादा इंप्रूव आया है, और उसके बाद में धीरे धीरे आशीष ने जो तैयारियां करी है या जो इंप्रूव आया है, उसके ऊपर वो लगातार मेहनत करते रहे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। तो मैं भी आशीष से बातचीत करेंगे। जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम आशीष बिश्नोई है, जिन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया में 79 रैंक हासिल करके आईएफएस अफसर बने हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनको किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ी है, या ये जिस प्रकार गांव की पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे, इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या इनको जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला है, कहाँ से इनको लगा कि ये चीज़ इनको करनी चाहिए और ये आज कर पाए हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जो आपने आईएफएस में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो भी ऑल इंडिया 79 रैंक के साथ। थैंक यू सर। मेरा सिलेक्शन अभी ऑल इंडिया रैंक 79 से हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ये सर्विस थी, और इसका एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया। आपका आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है, तो आईएफएस अधिकारी क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं मुख्य रूप से?
सर जैसे हम देखते हैं आज पर्यावरण को बचाने के लिए और भी विश्व में जितने भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं और फॉरेस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक हमारा भी मानव के होते हुए कर्तव्य बनता है कि फॉरेस्ट को बचाएं। तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो ये एग्ज़ाम होता है, इससे जो फॉरेस्ट ऑफिसर लगते हैं उनका मुख्य काम इन फॉरेस्ट को मैनेज करना और गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट रिलेटेड पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करना, ये मुख्य कार्य होते हैं। आपने कब से इस चीज़ की तैयारी शुरू करी? अगर मैं बात करूँ यूपीएससी क्रैक करने की है, तो कब से तैयारी करी? आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि सर बच्चे पढ़ते तो उनको कोचिंग की है या फिर ऐसा होता है कि सभी सही जगह से गाइड नहीं मिल पाता, तो किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सर मैंने इसकी तैयारी 2 साल पहले की थी स्टार्ट, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट इसमें था। फॉरेस्ट सर्विस का मेरा पहला ही अटेम्प्ट था ये। समस्याएं सर कुछ एक समस्याएं अगर हम कहें तो कि कुछ तो कोविड के कारण भी समस्याएं लोगों को उठी थी कि अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मुख्य समस्या है तो कुछ संसाधनों की भी कि कुछ लोग दिल्ली नहीं जा पाते, उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर पाते। पर आज के समय कुछ समस्याएं कम होने लग गई है। ऑनलाइन जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उनका यूज़ करके आप कामयाब हो सकते हो इसमें। और आपको सर किस समय लगा कि आपको यूपीएससी जैसे कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस है, उसका एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, उसको क्रैक करना चाहिए? क्योंकि सर हर बच्चे के दिमाग में, माइंड में होता है उनके आगे उन्हें आगे चल के क्या करना है। सर इसके पीछे कारण था, जब मैं अपनी 8th क्लास में था तो उस टाइम एक जीके का क्विज़ होता था, भारत को जानो नाम से। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था जीके क्विज़ में, और इसमें मैं ऑल इंडिया विनर था। पूरे भारत में मेरा प्रथम स्थान था। तब उसी समय से जो जीके के प्रति मेरा रुझान था कि कुछ जीके के बारे में पता था पहले से, तभी से पता चल गया कि ये एग्ज़ाम होता है और ऐसा कुछ कि सेम सिलेबस होता है, कंटेंट भी होता है। तो तभी से ये स्टार्ट था कि यूपीएससी की तैयारी करनी। सर आपकी स्कूल की पढ़ाई है, बाकी कॉलेज की है, कि कहाँ से आपने स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई शुरू की? मैंने +2 अपने गांव के स्कूल श्री विपा सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहीं से हरियाणा बोर्ड से पास की थी। उसके बाद मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक की है। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था। और सर जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी चलन है, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका कितना उसमें आप उस दौरान में कितना उसका प्रयोग करते थे या कर पाते थे, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और उस चीज़ का प्रयोग भी हो सके? सर इसमें कहूँगा कि सोशल मीडिया जैसे एक कहावत है कि दो-धारी तलवार हो चुकी है, कि एक कोई भी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा एक स्वरूप है। अगर किसी का हरासमेंट या कुछ भी होता है तो अपनी आवाज़ वो रख सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन भी आगे तक पहुंचा सकता है। पर रिसेंट टाइम में कुछ मॉर्फ्ड चीज़ें, घुमा फिरा के कुछ गलत चीज़ें पेश कर दी जाती हैं, लोगों को उनका एग्जैक्ट पता नहीं होता। गवर्नमेंट की भी इस पे वेरियस पॉलिसीज़ है जिनको गवर्नमेंट इन पे क्रैक करने की कोशिश कर रही है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले। और सर यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग कितना महत्व रखती है? क्योंकि आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप किसको प्रेफरेंस देते हैं? सर कोचिंग का जैसे अगर मतलब समझे तो कोचिंग मतलब कोच लेना, किसी को कुछ चीज़ के ज्ञान प्राप्त करना। अब वो जाके टीचर से आप लोगे तो थोड़ा माइंड में अच्छे से बन जाता है। अगर बुक से पढ़ोगे तो उतना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और सर आपने कोचिंग कहाँ से करी थी या सेल्फ स्टडी करी थी? सर मैंने दिल्ली से पहले कोचिंग की थी, और सेल्फ स्टडी कोई अलग पार्ट तो होता नहीं है कि सेल्फ स्टडी तो करनी होती है। कोचिंग के बाद में भी, कोचिंग तो एक छोटा हिस्सा है, उसके बाद सेल्फ स्टडी तो चलती रहती है सर। और सर आपका इंस्पिरेशन कौन है? क्यों सर इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जैसे पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आया था, तो तब बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, मिले, उन्होंने भी बताया कि आप ऐसा इस लाइन पे आप जुड़ सकते हो। अगर मोटिवेशन कहा तो सर हमारे समाज में भी, बिश्नोई समाज में भी बहुत सारे लोग हमारे पहले से आईपीएस है, तो उनके जब समारोह होते हैं तो हमें भी उनसे देख के प्रेरणा मिलती है। और भी काफ़ी आईएएस हरियाणा के अंदर भी है जो बहुत निष्पक्ष रूप से अपना काम करते हैं। और फॉरेस्ट्री में इसलिए थोड़ा मेरा रुझान भी था क्योंकि बिश्नोई समाज का अपने पर्यावरण बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसी मामले में मैं भी अपने समाज के आगे इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने में अगर कुछ मदद कर पाऊँ तो शायद मुझे और खुशी होगी। और सर जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आपका रुझान था फॉरेस्ट्री में, तो यानी कि आपका स्टार्टिंग से यही एम था कि मैं आईएफएस बनूं? तैयारी तो सर यूपीएससी की करते हैं, और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम यही कंडक्ट करती है, और पहला पेपर भी दोनों का सेम पेपर होता है। तो उस टाइम से दोनों का कट ऑफ मुझे पार हुआ, तो उसका भी मैंने पेपर दिया था, और पर इसमें मेरा सिलेक्शन फाइनली हुआ है। तो दोनों ऑल इंडिया सर्विस के प्रति रुझान तो हमारा था कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और सर आपको अगर कैडर दिया जाता है, जिस प्रकार से मैं बात करूं हरियाणा का है या कहीं भी, कौन सा कैडर आप पसंद करेंगे? कैडर सर ये जैसे कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि
एक्चुअली मैं कहूँ तो मैं भारत में कहीं भी सर्व करने को तैयार हूँ सर, चाहे नॉर्थ ईस्ट आए चाहे साउथ आए, क्योंकि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, सरकार ने कुछ पॉलिसी बना रखी है कि कोई बच्चा कहीं भी सर्व करने के लिए तैयार हो तभी इस सेवा में आए, और मैं उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ सर। और सर जब अब आप IAFS बनेंगे या IAFS ज्वाइन करेंगे तो आप किस प्रकार से काम करेंगे? काम सभी को लगे कि ये काम हो रहा है, बात करो ग्रीनरी है या पेड़ पौधे उनको लेकर बदलाव आ रहा है, तो आप क्या ऐसा करेंगे लोगों को लगे भी ये काम हो रहा है? सर इस मामले जैसे अगर हम हरियाणा में रहते हैं, दूसरे स्टेट का तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें अपना स्टेट का जितना एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है वो ऑल इंडिया में सबसे कम है। उसके पीछे कारण भी है कि क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट्री की जगह भी लिमिटेड होती है, पर उसके अलावा हम और भी काम कर सकते हैं। खेतों में अपने पेड़ लगाना हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लोगों को इनके बारे में जानकारी देना या खुद वहाँ पे जाके ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना, तो इसमें थोड़ा अगर एक्टिव रूप से हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हरियाणा का फॉरेस्ट कवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और सर जिस प्रकार आप अभी सदलपुर गांव से, आपकी पृष्ठभूमि है बिल्कुल यहाँ, क्योंकि सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो इस पृष्ठभूमि से उठ करके और साथ में जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको आगे UPSC में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? जैसे हिंदी मीडियम में कहा तो सर कुछ समस्याएं पहले होती थी, अब रिसेंट टाइम में हिंदी माध्यम के भी बहुत बच्चे इस साल भी बहुत सारे बच्चे टॉप 100 तक आए हैं। तो समस्याएं अगर हम उचित रूप से कहें तो स्टार्टिंग में गांव के लोगों को इतना शुरू में नहीं पता होता, जो शहर में और जिनके माता पिता पहले थोड़े सर्विस में होते हैं वो उनके लिए थोड़ा गाइडेंस के लिए काम कर जाता है, और गांव के लोगों को शुरुआती गाइडेंस नहीं मिल पाती। पर जो टैलेंट गांव में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को बस पता ही नहीं होता, अगर उनको पता हो तो वो शायद बहुत पहले कहीं और पहुंच चुके होते। जैसे किसी पास हिंदी मीडियम है और हिंदी मीडियम में उसके 2-3 अटैम्प्ट हो चुके, अगर नहीं हो रहा तो क्या उस चीज़ को टर्न कर सकता है उस इंग्लिश मीडियम में? जैसे हमने कहा टर्न कर सकता है, तो इसमें तो कोई हार्ड रिजिड पॉलिसी नहीं है कि अगर करना चाहे तो कर सकता है, पर ये टर्न करने के बजाय अपनी कुछ कमियां ही ढूंढनी चाहिए कि अब मुझ खुद में क्या कमी रही होगी, क्योंकि कुछ बच्चे फिर लैंग्वेज को ही ब्लेम करना ठीक नहीं कि हम कहेंगे, क्योंकि भारत सरकार का भी हिंदी को भी काफ़ी अभी रिसेंट में पुश है कि हिंदी को भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया जाए। तो इससे अच्छा तो अपनी गलतियां ढूंढो और हिंदी में जिस सब्जेक्ट में कमी रही है वो सब्जेक्ट पूरे करो, कितने मार्क्स हर सब्जेक्ट का एनालाइज करो कि हिंदी का किस में कमी रही है, उसमें बढ़ सकते हैं तो करो। अगर कोई बच्चा बदलना चाहे तो मैंने कहा रिजिड पॉलिसी तो है नहीं, बदलना चाहे तो बदल सकता है। और सर एक सवाल और है मेरा कि जिस प्रकार हम सुनते हैं कि जो UPSC बच्चा करता है या करने की कोशिश करता है तो उसको लगभग 16 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? अगर 16 घंटे की पढ़ाई अगर हम कहें तो वैसे घंटे गिने नहीं जाते सर इसमें, कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट कर रहा है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो घंटे तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई गिनेगा कि 10 घंटे बात कर गया 12 घंटे पढ़ गया। ऊपर थोड़ा सिलेबस जैसे बड़ा है तो शुरुआती दिनों में इतनी थोड़ी मेहनत कर ले तो शायद थोड़ा आसानी से अचीव हो सकता है, पर अगर कोई घंटे गिन के इसको बर्डन मान के कि 16 घंटे तक पहुंचानी है तो वो थोड़ा सा रिजिड सा हो जाता है सर। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 10 घंटे, कुछ बच्चे 7-8 घंटे में भी पूरा उतना ग्रेस्प कर लेते हैं, वो आराम से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं और एक बार में सब याद रख जाते हैं, उनके लिए 7-8 बहुत है। पर शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो थोड़े और घंटे मैंने टाइम दिया इस पर। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे आशीष बिश्नोई, जिन्होंने हाल ही में UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अभी उसका रिजल्ट आया, तो 79 रैंक हासिल करके IAFS में इनका सिलेक्शन हुआ और इनके पिता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इनकी जो पृष्ठभूमि है बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है कि 7th और 8th में एक क्विज़ हुआ था, उससे इनको इंस्पिरेशन मिली कि इनको आगे चल के क्या करना चाहिए। उस समय से लेकर अभी तक ये जो मुकाम हासिल किया है, तब से लेकर अब तक अपनी मेहनत की है और अपनी मेहनत के बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया है।